Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the most merciful and gracious. आज हम डिस्कस करने जा रही हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एंटी कैंसर ड्रग. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना पॉसिबल है कंसाइजली ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर लूँ. ठीक है, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो जाए. ठीक है, वैसे ही क्लास में तो हमने डिस्कस भी किए हैं कि कैंसर क्या है, इसके टाइप्स क्या है. ठीक है, आज हम फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं कि कैंसर बेसिकली हमारी जो नॉर्मल बॉडी टिश्यू है, नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, जब इसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, वो सेल डिवीजन जो नॉर्मल से हट के एबनॉर्मल होते हैं ड्यू टू सर्टेन फैक्टर. वो फैक्टर जेनेटिकल होते हैं, वो फैक्टर इन्वायरमेंटल होते हैं. ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे जो मैकेनिज़्म हो रहे हैं, जो बोन मेरो में सेल प्रोसेस होते हैं, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं. इसकी वजह से सेल नॉर्मल से ज़्यादा पैदा होते हैं लेकिन पर्पसलेस होते हैं, यानी इसका फंक्शन नहीं होता, वो एबनॉर्मेलिटी काज करते हैं. ठीक है, तो इन कैंसर में बेसिकली क्या होते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होते हैं. अब अनकंट्रोल सेल डिवीजन जब नॉर्मल एक एरिया में होते हैं तो वो स्प्रेड होके अपने मुतालिक एरिया, मतलब लेट सपोज एक बोन है या एक मसल है, यहाँ पे स्प्रेड कर, मतलब ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन होते हैं. तो साथ में अगर बोन ब्लड वेसल्स है या नर्व है, ठीक है, या हेयर पॉलिकल है, तो ये इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यहाँ पे ये डैमेज भी कर सकते हैं, ये जहाँ पे है ये भी डैमेज करते हैं, और साथ में लोकल जो स्प्रेड है वो भी डैमेज कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है लोकल स्प्रेड. लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि ये लेट सपोज यहाँ पे इसने डैमेज स्टार्ट की, फिर यहाँ चला गया. ठीक है, फिर यहाँ से हमारा जो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन है, मींस ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, इसके ज़रिए ये डिस्टिंक्ट एरिया में जाते हैं, किसी और ऑर्गन में पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो इसको फिर हम सिस्टेमिक स्प्रेड बोलते हैं. ठीक है, द सिस्टेमिक स्प्रेड इज द स्प्रेड थ्रू द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, जिस तरह की फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, बाज़ लोगों को लंग कैंसर होते हैं, तो लंग कैंसर देन मेटास्टेसिस स्टेज में जब होते हैं तो दैट स्प्रेड इनटू द अदर एरिया, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेन. तो अब अगर फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है तो लंग से स्प्रेड होके ब्रेन में चला गया, तो वहाँ ब्रेन में जो नॉर्मल सेल है वहाँ पे ये एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट करते हैं और ये कंटिन्यू होते हैं टिल डेथ. ठीक है, तो इसलिए कि द स्प्रेड ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. मींस कि जिन लोगों में लंग कैंसर हो और वो जो लंग कैंसर की जो एंटीजन है, ठीक है, या जो कैंसर सेल्स है, जब ये थ्रू ब्लड या लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए या लिम्फ के जरिए हमारे ब्रेन में चले जाते हैं और वहाँ भी कैंसर काज करते हैं, तो उसको फिर हम मेटास्टेसिस बोलते हैं. ठीक है, अब जब हम कैंसर की बात करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स की बात करते हैं, तो इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेल साइकिल नॉर्मली किस तरह, मतलब अपना सेल नॉर्मल किस तरह प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल सेल साइकिल जो है 5 फेजेस पे मुश्तमिल होते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है G0 फेज है, ठीक है, G1 फेज है, ठीक है, M फेज है, G2 फेज है, फिर इसके बाद M फेज है और इसके बाद S फेज है. ठीक है, और इसके आखिर में फिर क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस होते हैं. तो G0 फेज में क्या होते हैं, इट इज अ रेस्टिंग फेज. मीन इस स्टेज में सेल जो है नॉर्मल स्टेज में होते हैं, डिवीजन स्टेज में नहीं होते हैं. लेकिन जब सिचुएशन अल्टर हो जाती है, लेट सपोज एक सेल की लाइफ स्पेन पूरा हो गया तो उसको सिग्नल मिल जाते हैं. ठीक है, तो सिग्नल मिल जाते हैं तो देन इट कन्वर्ट, सो वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को याद है तो स्लेटन एंड श्वान ने एक थ्योरी पेश की थी. ठीक है, तो सेल थ्योरी, इसने ये बताया था कि द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो अगर आपके पास जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, न्यू सेल इसी से बनेगा. तो लिहाजा जब प्रोलिफरेशन स्टार्ट होते हैं तो G1 से जो G1 स्टेज है इससे कन्वर्ट होके G0 स्टेज से कन्वर्ट होके G1 स्टेज में चला जाता है. ठीक है,
फिर ये स्टेज फॉर सर्टेन टाइम होते हैं, फिर इसमें सर्टेन चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, फिर G2 फेज में चले जाते हैं, फिर इसी तरह माइटोसिस स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस स्टेज में। कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को तो मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये तो अलग फिनोमेना है, लेकिन इसमें जो जितनी भी DNA, RNA, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं, फिर RNA डुप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आखिर में साइटोकाइनेसिस होते हैं, सेल स्प्लिट हो जाते हैं, इंटरफेस स्टेज ऑफ माइटोसिस में, फिर ये दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हर एक स्टेज के ऊपर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। G1 स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट कर ले तो यहाँ पे आप सेल कंट्रोल कर सकते हो, तो ये G0 में अगर आप G0 में करते हो G1 में कन्वर्ट नहीं होगा तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। लेट सपोज अगर G1 में है तो आप G2 से प्रिवेंट कर सकते हो, G2 में है तो आप M स्टेज से, S स्टेज से। ठीक है, तो इसी तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम एक एक इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे, हर एक के अलग अलग ड्रग्स हैं जो इसी स्टेज में फिर हम यूज करते हैं और इसी की वजह से फिर जो स्प्रेड है वो कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के हवाले से बात की कि इसको लेट सपोज अगर हम एक मरीज है कैंसर के साथ हैं तो इसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू डू सर्जरी। अगर फॉर एग्जांपल किसी की ब्रेन ट्यूमर है, किसी की स्पाइनल ट्यूमर है, किसी के सार्कोमास है, वटेवर ट्यूमर है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि सर्जिकल इंटरवेंशन करते हो, ट्यूमर रिमूव कर देते हो। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि सर्जिकल रिमूवल के बाद फिर हम जो मुतालिका एरिया से आपने टिश्यू, लेट सपोज ये एब्नॉर्मल टिश्यू ट्यूमर है, आपने इसको रिमूव की है यहाँ से, तो यहाँ पे स्मॉल सेल्स रह जाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ रेज या ड्रग्स देते हैं इसकी वजह से, ताकि ये जो असर रह गया है, थोड़ा सा एब्नॉर्मल सेल रह गया, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको फिर हम कहते हैं रेडियोथेरेपी बोलते हैं। रेडियोथेरेपी का एक डिसएडवांटेजेस ये भी है कि इसमें जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, लेट सपोज जो नॉर्मल सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये है कि ये जब हम देते हैं तो इसमें सम टाइम हम ड्रग्स भी देते हैं। लाजमी नहीं है कि हम एक्सरेज के ज़रिए देते हैं, बाज़ औक़ात हम ड्रग्स के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे जो नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस होते हैं, मीन जहाँ पे सेल सिंथेसिस होते हैं, द मेन एरिया इज बोन मैरो, तो ये बोन मैरो को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये रेडियोथेरेपी में ये डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये दोबारा ग्रोथ करते हैं और दोबारा ट्यूमर बन जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज केमोथेरेपी। जब आप केमोथेरेपी क्या है, मतलब आप कैंसर को ट्रीट करते हो प्योरली थ्रू ड्रग्स, तो हम इसको फिर बोलते हैं केमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये मॉडलिटीज तो हमारे पास है, सर्जरी हमने कर ली, रेडियोथेरेपी कर ली, लेकिन बाज़ कैंसर इस तरह होते हैं कि वो थ्रू सर्टन हार्मोन्स की वजह से डेवलप हो जाते हैं। लेट सपोज अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो बाज़ लोगों में एस्ट्रोजन के मतलब रिलीज ज़्यादा हो जाते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाते हैं। बाज़ लोगों में अगर हम देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर तो एंड्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से प्रोस्टेट कैंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि सर्टन हार्मोनल एंटागोनिस्ट हम देते हैं कि उसकी वजह से वो हार्मोन एंटागोनाइज हो जाते हैं, इसका इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं हम। तो इस किस्म की थेरेपी को फिर हम बोलते हैं एंडोक्राइन थेरेपी। मींस कैंसर तो है लेकिन आप एस्ट्रोजन के खिलाफ एक ड्रग्स देते हो, उसको हम बोलते हैं हार्मोनल एंटागोनिस्ट। वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल कम कर देते हैं, तो इसका जो ब्रेस्ट कैंसर में जो एबनॉर्मल सेल है इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। इस किस्म की कैंसर थेरेपी को हम बोलते हैं एंडोक्राइन थेरेपी, क्योंकि इसमें आपने हार्मोन से हेल्प ले ली। अच्छा जी, फिर इसके बाद बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम सर्टेन एंटीबॉडीज, लेट सपोज इम्यून थेरेपी भी हम करते हैं, मतलब सर्टेन ड्रग्स या सर्टेन एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिस तरह की वैक्सीन है। ठीक है, तो वैक्सीन में भी एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज जाके जो एंटीजेंस है, जो एबनॉर्मल सेल है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारे नॉर्मल जो सेल मैक्रोफेजेस है वो एनगल्फिंग करते हैं, मीन जो एबनॉर्मल सेल वो खाते हैं। ठीक है,
तो एंटीबॉडीज बनाते हैं इम्यून सिस्टम में, इम्यून थेरेपी में एंटीबॉडीज देते हैं। एंटीबॉडीज के जरिए जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो फेगोसाइट्स जो हमारी मैक्रोफेजेस है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एनगल्फ कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में हमारे पास ये 5 ऑप्शन है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि कैंसर हम थ्रू सर्जरी, थ्रू रेडियोथेरेपी, थ्रू केमोथेरेपी एंड थ्रू एंडोक्राइन थेरेपी एंड थ्रू इम्यून थेरेपी ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने तो कैंसर के हवाले से बात कर ली, इसकी मॉडलिटीज के हवाले से बात कर ली। अब इस यूनिट का जो लास्ट सेक्शन है, मींस फर्स्ट लेक्चर का जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। पहले हम एंटी कैंसर ड्रग्स, इसमें तो बहुत लेंथी क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे ड्रग्स है, उसको मैंने एक्सक्लूड किए हैं टू द पॉइंट। कुछ ड्रग्स मैंने इसके साथ ऐड किए हैं। आप लोग अगर ये याद कर ले तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल, मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ आप एक क्लास याद करें और क्लास के साथ एक ड्रग्स याद करें, दैट इज इनफ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स में अगर हम सबसे पहले कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, अल्कालाइडिंग एजेंट। आगे हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि अल्कालाइडिंग एजेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह हम क्यों इसको अल्कालाइडिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कालाइडिंग एजेंट में सबसे पहले एक क्लास आते हैं, दैट इज नाइट्रोजन मास्टर। नाइट्रोजन मास्टर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 का नाम लिखा है, आप ये याद कर ले, साइक्लोफॉस्फामाइड। ये जो व्हाइट बोर्ड पे अगर क्लियर नहीं है तो आप साथ में व्हाइट पेज अपने साथ ले ले, जब मैं ये आप ये वीडियो सुन रहे हो तो साथ में ये चीजें अपने साथ लिखा करें। ठीक है, अल्कालाइडिंग एजेंट में सबसे पहले नाइट्रोजन मास्टर्ड आते हैं। नाइट्रोजन मास्टर एक क्लास है, अल्कालाइडिंग एजेंट एक बड़ा क्लास है, इसमें सब क्लास जो है नाइट्रोजन मास्टर्ड है। नाइट्रोजन मास्टर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड्स आते हैं एंड यूरासिल आते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो अल्कालाइडिंग एजेंट में दूसरा सब क्लास है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल सल्फोनेट्स। अल्काइल सल्फोनेट्स में बसल्फेन के नाम से ड्रग्स अवेलेबल है, बसल्फेन। ठीक है, फिर इसके बाद नाइट्रोसोरिएज, थर्ड सब क्लास है अल्कालाइडिंग एजेंट में, नाइट्रोसोरिएज। इसमें जो कॉमन ड्रग्स है दैट इज कॉल्ड लोमेस्टिन एंड सोमेस्टिन। लोमेस्टिन LUMUSTIN लोमेस्टिन एंड SUMASTINE लोमेस्टिन सोमेस्टिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोसोरिएज सब क्लास की नाम सब क्लास में ये ड्रग्स हैं। एजिराडीन्स एजिराडीन्स में टायोटिपा, इसमें और भी ड्रग्स है लेकिन ये सैंपल था तो इसलिए मैंने ये मेंशन की, टायोटिपा के नाम से अवेलेबल है, आप ये याद कर लें। ठीक है, जिनको ड्रग्स नहीं आता ना, लेट सपोज सबसे पहले तो आप कोशिश करें याद कर ले, अगर फिर भी नहीं याद करते हो तो अल्कालाइडिंग एजेंट में आप लोग कम से कम ये क्लास तो याद होना चाहिए, नाइट्रोजन मास्टर, अल्काइल सल्फोनेट्स, नाइट्रोयूरिएज, सोरिएज, एजेराडीन्स। ठीक है, और जिन लोगों ने ड्रग्स ली तो इसको उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ रिलेटेड ड्रग्स हैं, 4 तो ये है, 5 रिलेटेड ड्रग्स है, मींस ये अल्कालाइडिंग एजेंट नहीं है लेकिन इसका फंक्शन जो है ऑलमोस्ट सेम टू अल्कालाइडिंग एजेंट, तो इसलिए हमने इसको रिलेट किए, प्रोकार्बामाजिन। ठीक है, सॉरी प्रोकार्बाजिन, प्रोकार्बाजिन, एक मिनट में इसको चेक कर लो, प्रोकार्बामाजिन तो नहीं है। ठीक है, प्रोकार्बाजिन है। ठीक है, तो प्रोकार्बाजिन जो है इट इज रिलेटेड, मतलब ये स्ट्रक्चरली तो इसके साथ नहीं है लेकिन इसके फंक्शन इसके साथ लिंक करते हैं, तो इसलिए हमने इस पे ग्रुप के साथ ऐड किए। ठीक है, तो अल्कालाइडिंग एजेंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसमें 5 सब क्लासेस हैं, नाइट्रोजन मास्टर्ड, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसोरिएज, एजिराडीन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। फिर इसके बाद जो दूसरा ड्रग्स है दैट इज एंटी मेटाबोलाइट्स। आगे हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस करेंगे कि इसका किस तरह एंटी मेटाबोलाइट इसको क्यों बोलते हैं। तो इसमें 2 किस्म के ड्रग्स हैं, वन इज द प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंड द सेकंड वन इज पैरामिडीन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में क्या है, मेथोट्रेक्सेट के नाम से अवेलेबल ड्रग्स है, एंड पैरामिडीन एंटागोनिस्ट जो है इसमें कॉमन अवेलेबल ड्रग जो है दैट इज फ्लोरोयूरासिल। ये 2 ड्रग्स आपको याद होना चाहिए, मेथोट्रेक्सेट इज वेरी कॉमन,
क्योंकि ये हमारी क्लिनिकल साइड पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। पैरामिडीन जो है एंटागोनिस्ट जो है दैट इज फ्लोरोयूरासिल। अच्छा, थर्ड वन जो है दैट इज कॉल्ड प्लांट अल्कलाइड्स। प्लांट अल्कलाइड्स ये ड्रग्स आजकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? वेनक्रेस्टीन आते हैं, वेनब्लास्टीन आते हैं, एटोपोसाइड्स आते हैं। एटोपोसाइड ETOPOSIDE एटोपोसाइड, वेनब्लास्टीन, वेनक्रेस्टीन आते हैं, ठीक है। तो दैट इज प्लांट अल्कलाइड्स। फिर इसके बाद फोर्थ वन पे जो है दैट इज एंटीबायोटिक्स। यानी ये वो एंटीबायोटिक्स नहीं है, ठीक है, ये अलग एंटीबायोटिक्स है। तो इसमें एंथ्रोसाइक्लिन आते हैं और दूसरा अदर्स ड्रग्स आते हैं। एंथ्रोसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स में डॉक्सोरोबिसिन आते हैं, डॉक्सोरोबिसिन DOXORUBICIN, डॉक्सोरोबिसिन आती है, एंड डोनोरोबिसिन आती है, DAUNORUBICN, डोनोरोबिसिन के नाम से अवेलेबल, डॉक्सोरोबिसिन एंड डोनोरोबिसिन। सो ये कौन से क्लास से ताल्लुक रखते हैं? एंटीबायोटिक में ये सब क्लास एंथ्रोसाइक्लिन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अदर्स भी आते हैं, प्ल्यूमाइसिन आते हैं, ब्ल्यूमाइसिन आते हैं। ये एंटीबायोटिक है जो ज़्यादातर हम कैंसर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स देते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी में, एंडोक्राइन थेरेपी में बताया कि एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट देते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे ग्लूकोकार्टिकाइड्स देते हैं, एंड्रोजिन देते हैं, एस्ट्रोजिन देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, अगर प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, ठीक है, टोमाक्सेफिन देते हैं, फ्लोटामाइड देते हैं। अब उसको छोड़ दे, ये तीन आसान है, ये आप याद कर लें। ग्लूकोकार्टिकाइड्स, एंड्रोजिन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन भी हम देते हैं सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है। इसके अलावा मेसेलिनियस ड्रग्स है, सर्टेन स्पेसिफिक ड्रग्स है जो इसके किसी भी कैटेगरी में नहीं है लेकिन हम कैंसर में यूज करते हैं। इसमें एस्पार्जिनेज आते हैं, बोन मेरो ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, एंड टेजिलोमिडीन आते हैं, ठीक है। कौन से आते हैं? टेजिलोमाइड्स आते हैं, सबर एक मिनट, टेनिजुलामाइड्स आते हैं, टेनिजुलामाइड, सॉरी इसको मैं सही कर लेता हूँ, TENIZOLAMIDE, टेनिजुलामाइड। तो ये मेसेलिनियस ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, मैंने सिर्फ आपको 2-3 लिखा। आप टेनिजुलामाइड्स, बोन मेरो ग्रोथ फैक्टर एंड एस्पार्जिनेज, ये 3 याद करें तो दैट इज इनफ। तो इस लेक्चर में आज हमने इंट्रोडक्शन कर ली एंटी कैंसर ड्रग्स के हवाले से, फिर हमने कैंसर की डेफिनेशन कर ली, फिर इसके बाद हमने ट्रीटमेंट मॉडलिटी डिस्कस की, और इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप लोगों को याद होना चाहिए अल्काइलेटिंग एजेंट है, अल्काइलेटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मास्टर है, अल्काइल सल्फोनेट है, नाइट्रोयूरिएज है, इजरेडीन है, एंड एंटी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स अलग है। एंटी मेटाबोलाइट्स में 2 है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट है एंड पैरामिडीन एंटागोनिस्ट है। फिर इसके बाद प्लांट अल्कलाइड्स है, प्लांट अल्कलाइड में वेनक्रेस्टीन आते हैं, वेनब्लास्टीन आते हैं, एटियोपोसाइड्स आते हैं। फिर इसके बाद एंटीबायोटिक हमने डिस्कस की। एंटीबायोटिक में सब क्लास एंथ्रासाइक्लिन, इसमें डॉक्सोरोबिसिन के नाम से अवेलेबल है, डोनोरोबिसिन के नाम से, अदर जो प्ल्यूमाइसिन है, ब्ल्यूमाइसिन है। सर्टेन हार्मोन्स भी हमने डिस्कस की कि दैट वी कैन यूज फॉर द सेक ऑफ कैंसर प्रिवेंशन। तो ग्लूकोकार्टिकाइड्स है, एंड्रोजिन है एंड एस्ट्रोजिन है, ठीक है। इसके अलावा मेसेलिनियस ड्रग्स भी हमने डिस्कस की, इसमें एस्पार्जिनेज, बोन मेरो ग्रोथ फैक्टर एंड टेनिजुलामाइड जो है ये हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। आप लोग उसको डिटेल से पढ़ लें गौर से, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में हर एक क्लास के अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, अल्काइलेटिंग एजेंट की भी अलग, एंटी मेटाबोलाइट्स की भी अलग, और हार्मोन्स की भी अलग, ठीक है। थैंक यू सो मच, और कोशिश करें कि आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम में यही होगा।